नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम प्रश्नों के साथ में उपस्थित हैं और आज भी हम बात करेंगे बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। कल से हम इससे आगे की यूनिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अलग अलग विद्वानों के सिद्धांतों से संबंधित प्रश्नों को लेकर बात करने वाले हैं, जिसमें फ्राइड का सिद्धांत है, एरिक्सन का सिद्धांत है, इसी प्रकार से पियाजे का सिद्धांत है और जो भी सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में है। कल से जो क्लास हमारी होगी या जिस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम मिलेंगे वो कुछ सिद्धांतों पर निर्भर प्रश्नोत्तरी होगी। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बाल विकास से संबंधित और कुछ प्रश्नों को लेकर के। पहला प्रश्न आपके सामने आज ये है, निम्न में से शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। निम्न में से शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी शेषवावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास की क्रियाएं, अनुसरण एवं अनुकरण, स्पष्ट नैतिकता। इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जिसका संबंध जो है शेषवावस्था से नहीं है? तो यहाँ पर जो है श्याम वैष्णव, गंगा, अरविंद, कल्पना सेनी, सरोज, कलाम, नीलम, रमेश मीना, नीतू सिंह, महेश कुमार, मनीषा कुमारी, सुखराम मीणा, अनुपमा, शंकरलाल कुमावत, रेखा कुमावत, राजी मीना, सुमन, आप सबने इसका सही जवाब दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब 100% लोग सही दे रहे हैं, यानी 100% लोगों का जवाब इसमें सही है। ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबका मानना है कि स्पष्ट नैतिकता जो है ये नहीं होती है शेषवावस्था में। शेषवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिकता पैदा करने का प्रयास इस अवस्था में लगभग 3 वर्ष की आयु से शुरू होता है, लेकिन फिर भी इस अवस्था में ठीक प्रकार से स्पष्ट प्रकार की नैतिकता बालकों में डेवलप नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि शेषवावस्था की विशेषताओं में शारीरिक विकास तीव्रता के साथ में इस अवस्था में होता है, मानसिक विकास भी तीव्रता के साथ में इसमें होता है, और ये अवस्था अनुकरण अनुसरण की अवस्था है। यहाँ प्रारंभ में बालक जो है अनुकरण करता है और 2 वर्ष की आयु के बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे अनुसरण की दिशा में आगे बढ़ता है। तो ये विशेषताएं स्पष्ट रूप से पाई जाती है, लेकिन नैतिकता से संबंधित नैतिक विशेषताएं स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती। तो यहाँ राइट आंसर हो जाता अपना स्पष्ट नैतिकता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नैतिक तर्क विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक तर्क विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने, जीन पियाजे ने, कोहलबर्ग ने और गैसेल ने। नैतिक तर्क जो बालकों में पैदा होता है या विकास में नैतिकता का विकास जो होता है उसके संदर्भ में विचार किसके द्वारा दिया गया था? एरिक्सन के द्वारा, जीन पियाजे, कोहलबर्ग या गैसेल के द्वारा? बिल्कुल रीमा केकर, कांता, राजाराम बिश्नोई, डिम्पल, नीरू, दीपक कुमावत, बालकिश, उसके बाद में निधि चौधरी, संजू कंवर, प्रकाश चौधरी, रमेश मीणा, पूजा वर्मा, विजय पाल, मुकेश कुमार और भूपेंद्र शर्मा। आप सबने इसका सही जवाब दिया है। इस प्रश्न में जो है 80% लोग सही जवाब दे रहे हैं, 20% लोगों का गलत भी इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर देखो सही जवाब है इसका कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ऐसे विद्वान थे जिन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया था। नैतिक तर्कणा का सिद्धांत इन्होंने दिया था। नैतिक तर्कणा कैसे पैदा होती है उसको लेकर इन्होंने अपने विचार दिए थे। मूल रूप से इन्होंने 3 प्रकार के
जो है चरण बताए थे अपने नैतिक विकास के, जिसमें पूर्व परंपरागत अवस्था, उसके बाद में परंपरागत अवस्था और उसके बाद में उत्तर परंपरागत अवस्था। इस तरह से 3 प्रकार से नैतिक तर्क विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। और कोहलबर्ग का मानना है कि 3 वर्ष की आयु के बाद, 3 वर्ष की आयु के बाद किसकी शुरुआत होती है? नैतिकता की शुरुआत होती है, जो भी स्पष्ट रूप से नहीं होती, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ में वो स्पष्ट होना शुरू हो जाती है। तो एकदम सही जवाब था आप में से अधिकतर लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का, किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? कौन से विद्वान थे जिन्होंने प्राकृतिक विकास पर बल दिया था? प्राकृतिक विकास पर बल दिया था। किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? फ्राइड ने, पियाजे ने, स्टैनली हॉल ने, मॉन्टेसरी ने। किसके द्वारा ऐसा विचार दिया गया था? तो यहाँ पर प्राकृतिक विकास पर बल देने का श्रेय किसको जाता है? बालक प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक विकास का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से विकास को प्राप्त करता है। प्राकृतिक रूप से विकास को प्राप्त करने का मतलब होता है स्वतः विकास को प्राप्त करता है, या स्वतः सीखने के अवसर, विकास के अवसर उसको मिलने चाहिए। ये विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो भानु ने इसका सही जवाब दिया अब तक। उसके बाद में सुलोचना लूना का सही जवाब है। वेरी गुड। इस प्रश्न में मोहन राम रुलानिया का सही जवाब है, नैना का सही जवाब है। देखो इसमें 70% लोग जो है वो गलत जवाब दे रहे हैं, केवल 30% लोगों का सही जवाब आ रहा। केवल 30% लोग। काफ़ी जवाब आने के बाद फिर एक राजेश कुमार ने सही जवाब दिया है, कीर्ति का सही जवाब है, तो इसके बाद मंजू पायल का सही जवाब है। हम कहाँ भ्रमित हो रहे हैं इसको थोड़ा सा समझें। आपको ध्यान रखना दोस्तों, बालक के प्राकृतिक विकास या स्वतः विकास करने पर बल देने का श्रेय जाता है मारिया मोंटेसरी को। मारिया मोंटेसरी इटली की विदुषी थी और आपने जो है बालक के विकास को लेकर के विचार दिया, लेकिन इनका सारा का सारा ध्यान जो रहा वो सीखने पर रहा। हालांकि इन्होंने बालक के या बाल विकास के ऊपर काम किया, लेकिन इन्होंने अन्य प्रकार के विकासों की बात नहीं करके केवल शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से डेवलपमेंट होता है, किस तरह से शैक्षिक लब्धि एक बालक की हो सकती है, इसको लेकर के इन्होंने काम किया। और इसके आधार पर इन्होंने कहा कि एक बालक का डेवलपमेंट जो है, एक बालक का विकास जो है वो कैसे होना चाहिए? प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, स्वतः होना चाहिए। उसके लिए कोई प्रेशर नहीं हो, कोई दबाव नहीं हो। बालक स्वतः सीखे और स्वतः रूप से सीखते हुए अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना आप, काफ़ी लोगों ने इसका गलत जवाब दिया है। गलत जवाब देने के पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि हम पूरा का पूरा फोकस जो है फ्राइड, पियाजे, स्टैनली पर करके ही बात कर रहे हो या विचार कर रहे हो। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आएंगे निश्चित रूप से, जिनमें लीक से हटकर के कोई बात पूछी जाएगी और उस बात का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला हमारा प्रश्न आज का, सूर्य बालक के साथ चलता है, सूर्य बालक के साथ चलता है और रुकने पर रुक जाता है। इसके आधार पर बालक कई बार अपना व्यवहार केंद्रित कर लेता है। यह है नैतिक विकास, विकास और विस्तार, सजीव चिंतन, चिंतन विकास। क्या हो सकता है ये? सूर्य बालक के साथ चलता है और रुकने पर रुक जाता है। जब बालक चलता है, बालक के साथ चलता है, बालक रुकता है तो रुक जाता है। तो ये विचार क्या है अपने आप में? सुखराम मीणा, प्रवीण कुमार, भावना, तनुज जाखड़, पवन कुमार, बबीता, लव सिंह, गौतम, भरत कुमार मीणा, यमन धारीवाल,
और उसके बाद में अरुण सिंह, ममता चौधरी, मंजू मेघवाल, मंजू शर्मा, लोकेश कुमार, मेघा हितेश भट्ट, आपने जो है इसका सही जवाब दिया है। और आप सबका मानना है कि ये सजीव चिंतन होता है। ये अपने आप में क्या होता है? सजीव चिंतन होता है। देखो, पियाजे ने अपने सिद्धांत में एक जीववाद का विचार दिया था, और जीववाद का जो विचार दिया था किसने? पियाजे ने। इसमें इन्होंने कहा था कि बालक जो होता है वो प्रारंभ में जब छोटा होता है और बोलना ही सीखता है, बातचीत करता है और समझना शुरू करता है थोड़ा बहुत, उस समय उसमें जो चिंतन पाया जाता है वो जीववाद पर आधारित चिंतन होता है। जीववाद पर आधारित चिंतन का मतलब है सभी को सजीव समझना, सभी को सजीव समझना। जबकि सामान्यतया दो तरह की स्थितियां होती है, कुछ संसाधन सजीव होते हैं तो कुछ संसाधन निर्जीव होते हैं। लेकिन बालक प्रारंभ में सभी को क्या समझता है? सजीव समझता है, और सजीव समझ करके ही विचार प्रकट करता है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? सजीव चिंतन का नाम दिया गया है। तो ध्यान रखना अपने को, सजीव चिंतन किसका विचार है? जीन पियाजे का विचार है। और जब एक बालक किसी निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझ करके विचार करे, जैसे सूर्य उसके साथ चल रहा है, वो निर्जीव है, उसको भी सजीव समझ करके ये विचार करता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें प्रशिक्षणों के अवसरों की भिन्नता होती है, प्राकृतिक पर्यावरण भिन्न होता है, आयु व स्वास्थ्य का प्रभाव होता है, उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि प्रशिक्षणों के अवसरों की भिन्नता होना, प्राकृतिक पर्यावरण का भिन्न होना, आयु व स्वास्थ्य का प्रभाव होना, अंतरंग योग्यताओं का भिन्न भिन्न होना। तो इसमें हीना बामनिया, पूजा जाट, सीमा बिश्नोई, वीरेंद्र कुमार मीणा, इसके बाद में आर के पालीवाल, साधना शर्मा, रोकी, गोविंद राम, उसके बाद में कृति, रिम्पी, आप सबने इसका सही जवाब दिया अब तक। और इसमें लगभग जो है 95% लोगों का जवाब सही आ रहा है। आप सबका मानना है कि ये जो व्यवहार हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अंतरंग योग्यताएं क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। संज्ञान विकास की भिन्नता जो होती है वो इसलिए होती है, संज्ञान विकास की भिन्नता का मतलब है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले ज्ञान के आधार पर जब कोई बालक विकास को प्राप्त करता है, डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ता है, तो वो उसका विकास संज्ञान विकास कहलाता है। और उस संज्ञान विकास के समय जब एक बालक किसी विचार को अभिव्यक्त करता है तो उस समय उसमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होने के कारण वो भिन्न भिन्न प्रकार का प्रदर्शन करता है। सभी बालकों का संज्ञान विकास समान प्रकार से नहीं होता। इसकी वजह होती है उनकी आंतरिक जो योग्यताएं होती है, आंतरिक जो क्षमताएं होती है, उनमें भिन्नता का होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। किससे मानसिक विकास का संबंध नहीं है? बालक के वजन एवं ऊंचाई से, बालक में स्मृति का विकास से, तर्क एवं निर्णय से, अवबोध क्षमता से। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। एक बालक में मानसिक विकास हो रहा है तो इनमें से ऐसा क्या है जिसका संबंध मानसिक विकास से नहीं है? शरीता, अंतिमा नागर, सुमन बिश्नोई, साक्षी, मंजीत कंबोज, सुब्बू,
उसके बाद में जो है सुरेंद्र, उसके बाद में भावना। आप सबका इसमें सही जवाब है। तरुणा, सुमन, लक्ष्मी, राजावत, संदीप कुमार ने भी इसका सही जवाब दिया है। देखो यहाँ पर वैसे तो बहुत आसान प्रश्न है ये, इसमें भी 95% लोगों का जवाब सही आ रहा है। दरअसल इसमें बालक के वज़न और ऊंचाई की बात करी गई है। इसका मानसिक विकास से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आदमी की लंबाई और ऊंचाई या फिर यूँ कहें उसका वज़न और कोई भी दूसरा आकार प्रकार जो है वो कभी उसकी बौद्धिक क्षमताओं को प्रभावित नहीं करता। एक व्यक्ति का शरीर बहुत बड़ा, उसमें भी अच्छी बौद्धिक क्षमताएं हो सकती है, बिल्कुल छोटा तो भी उसमें बौद्धिक क्षमताएं अच्छी हो सकती है, इसलिए इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। बाकी बालक में स्मृति का विकास है वो मानसिक विकास से संबंधित है। बालक कितना किसी विषय वस्तु को याद कर पाता है। तर्क और निर्णय से संबंधित जो बालक में विकास होता, डेवलपमेंट होता, तर्क करने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति जो बालक में पैदा होती है वो भी मानसिक विकास से संबंधित है। अवबोध क्षमता, अवबोध का मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु का बोध होना, ठीक प्रकार से उसको समझने की क्षमता का उसमें पैदा हो जाना, समझ पैदा हो जाना, ये सारा मानसिक विकास से संबंधित है। लेकिन जो फर्स्ट आंसर है अपना बालक के वजन एवं ऊंचाई से, तो बालक के वजन और ऊंचाई से मानसिक विकास का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है बालक की ऊंचाई का और बालक के वजन का जो है मानसिक विकास से संबंध नहीं है। अरे सबके कमेंट शो हो रहे हैं भैया, आप लोग इस बात की क्यों बार बार चिंता करते हो। अब कमेंट शो नहीं भी हो रहे हैं तो आपको क्लास दिखनी चाहिए, आपको जो विषय वस्तु चल रही है वो पता होनी चाहिए। बाकी आपके कमेंट हमें पता लगने से कोई फ़ायदा नहीं होता आपको बहुत बड़ा कि आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। बार बार कमेंट करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जब कमेंट करते हैं तो सिस्टम तो होता है, हैंग हो जाता है, उसमें फिर सही बात भी कोई करने वाला होता तो वो भी नहीं पहुंच पाती है। इसलिए आप लोगों को बहुत कम कमेंट करने चाहिए। यहाँ तक कि आंसर बताने के लिए भी ज़रूरी नहीं कि आप कमेंट करें, आप अपने पास लिख कर के रखें उसको और फिर मिलान करें कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सॉलिड ही होनी चाहिए। हम खुद भी चाहते हैं कि आपका हर विषय सॉलिड हो, और सॉलिड होने के लिए हम इस प्रैक्टिस को बार बार अपना रहे हैं। मानव विकास के संदर्भ में असत्य कथन है, सतत प्रक्रिया है, ये परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है, जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, ये परिपक्वता तक चलता है। मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है, गलत है। देखो यहाँ पर असत्य शब्द को गौर करना आपको, और उसके आधार पर सही जवाब क्या हो सकता है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी है। जीवन दान ने इसका जवाब सही दिया है, मंजू मेघवाल और शुक्मेंदर आपका भी सही जवाब है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं इसमें गड़बड़ कर रहे हैं भाई, तो बहुत आसान प्रश्न है लेकिन फिर हम गड़बड़ क्यों कर रहे हैं इसमें। समनजीत का भी सही जवाब है, मोनिका, सुनीता रेवाट और मोनिका सहारण, आपने भी इसमें सही जवाब दिया है। दोस्तों देखो, मानव विकास के संदर्भ में असत्य कथन है, एक एक को लेकर के हम देखें। सबसे पहले सतत प्रक्रिया, तो ये तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। विकास जो होता है बालक का वो सतत प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। दूसरा, ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। जैसे कि हम पढ़ते हैं हरलोक के अनुसार, हरलोक ने कहा है विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, ये तो परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता की दिशा में होते हैं और निरंतर चलते रहते हैं तथा व्यक्ति में या बालक में नई नई विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट करते हैं। इसका मतलब प्रगतिशील क्रम है। जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, जन्म पूर्व अवस्था का मतलब गर्भकाल में भी, गर्भकाल में भी बालक का विकास शुरू हो जाता है, तो गर्भकाल में जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। अब यहाँ पर आपका जो आंसर देने का अब तक का मैं देख पा रहा हूँ उसके अनुसार आप लोगों में से 80% लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, बल्कि 20% लोग इसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं। बहुत आसान प्रश्न था ये। परिपक्वता तक
परिपक्वता तक चलता है। तो ये जो बात है ये गलत है। विकास केवल परिपक्वता तक ही नहीं, विकास तो मृत्यु पर्यंत चलता है। एक व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता तब भी वो कुछ न कुछ सीखता है, क्योंकि विकास में सभी पक्ष आते हैं भाई, शारीरिक पक्ष आता है, मानसिक पक्ष आता है, सामाजिक पक्ष आता है, मतलब सभी पक्ष आते हैं। तो पता नहीं किस पक्ष का विकास अंतिम मोड़ पर भी व्यक्ति में हो जाए। इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो मानव विकास है, मानव विकास के संदर्भ में जो विचार हैं उनमें ये विचार सही नहीं है, ये विचार गलत है कि ये परिपक्वता तक चलता है। ऐसा नहीं है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास परिपक्वता तो नहीं बल्कि जीवन पर्यंत चलता है, बल्कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत आसान प्रश्न था, फिर भी हम गड़बड़ कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा अवसर बालकों को मानसिक विकास की आवश्यकता है? कौन सा अवसर बालकों के मानसिक विकास की आवश्यकता है? इनमें से कौन सा अवसर दिया जाए बालकों को जिससे कि उनमें मानसिक विकास हो? इनमें से मानसिक विकास हो। वाद विवाद और तर्क, तर्क और अवसाद, चर्चा और दृष्टता, प्रवीणता और अदृश्यता। कौन सा अवसर बालकों में मानसिक विकास की आवश्यकता है? इनमें से क्या है जो बालकों में मानसिक विकास की आवश्यकता है? मोनिका गिल, पूजा सेन, गौतम, सुमन बिश्नोई, संतोष, श्वेता शर्मा। आप सबने फर्स्ट टाइम में सही जवाब दिया है। इसके बाद में सुमन का भी इसमें सही जवाब है। और आप सबका मानना है कि एक बालक का जो डेवलपमेंट होता है, एक बालक का विकास होता है, उसमें मानसिक विकास के क्षेत्र को लेकर के यदि हम बात करें तो इनमें से क्या है जो ज़रूरी है, क्या है जो आवश्यक है? वाद विवाद और तर्क। तो यहाँ पर वाद विवाद और तर्क बिल्कुल दोनों हो सकते हैं। दूसरे में तर्क हो सकता है लेकिन अवसाद नहीं हो सकता। तीसरे में चर्चा हो सकती है लेकिन दृष्टता नहीं हो सकती। इसके बाद में प्रवीणता हो सकती है, अदृश्यता नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बाकी जो विकल्प है उनमें एक एक सही है, एक एक गलत है, और पहला जो विकल्प है उसमें दोनों ही राइट हैं। तो हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक बालक के अंदर मानसिक विकास के अवसर यदि उसको देने हैं या उसमें मानसिक डेवलपमेंट को लेकर के कुछ कार्य करना है तो उस बालक को क्या करना चाहिए? उस बालक को ऐसी गतिविधियों से जोड़ना चाहिए जहाँ पर उसको सोचना पड़े, विचारना पड़े, और सोच विचार करके उसको काम करना पड़े। तो वो जो स्थिति होती है वो अपने आप में ऐसी स्थिति होती है, उसमें मानसिक विकास को बल देती है। तो यहाँ पर वाद विवाद और तर्क जो है बालक में मानसिक विकास को बल देने वाले प्रोसेस हैं। तो राइट आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? वाद विवाद और तर्क। और आप लोगों ने भी लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। कुछ एक लोग हैं जिनका इसमें आंसर गलत आया है, बाकी उसके अलावा अधिकतर लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। यानी 5% लोग हैं। अभी भी मुझे कुछ लोगों का नाम स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जिन्होंने इसका जवाब गलत दिया, जैसे पिंकू बाम्बू ने इसका गलत जवाब दिया है, ज्योति ने इसका गलत जवाब दिया है। तो कुछ लोग जो हैं इसमें सेकंड वाला भी दे रहे हैं, जबकि सेकंड वाले में अवसाद है, सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ तो फिर भी आप थोड़े से परेशान हो सकते थे समझने में, पर यहाँ तो अवसाद का मतलब दुख होता है। तो दुख जो होता है वो मानसिकता की डेवलपमेंट में नहीं बल्कि मानसिकता को खराब करने में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है बार बार मूल्यों की बात करके, बार बार मूल्यों की बात करके, युग पुरुषों की कहानियाँ सुनाकर, देवीय शक्तियों की कहानियाँ सुनाकर, स्वयं उन आचरणों को अपनाकर। हम अपने बालकों में नैतिक मूल्यों को डेवलप करना चाहते हैं। आप एक अभिभावक हैं,
आप एक अभिभावक हैं या फिर आप एक शिक्षक हैं, दो चीज़ें आपके सामने हैं। आप अभिभावक हो सकते हैं, आप शिक्षक हो सकते हैं। अभिभावक और शिक्षक के रूप में यदि आप एक बालक में नैतिक विकास करना चाहते हैं तो बालक में नैतिक विकास के लिए आपको क्या करना चाहिए, इनमें से कौन सा व्यवहार है जिसको अपनाना चाहिए। तो इसमें से बार बार मूल्यों की बात करके, युग पुरुषों की कहानियाँ सुना करके, देवी शक्तियों की कहानियाँ सुना करके, या फिर जो है स्वयं उन आचरणों को अपना करके हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बालकों में नैतिक विकास को जन्म दे सकते हैं। तो यहाँ से क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों बार बार मूल्यों की बात करके। यदि हम बालकों से बार बार मूल्यों की बात करेंगे, बार बार उनको समझाएंगे कि मूल्य क्या होते हैं, मानवीय मूल्य क्या होते हैं, सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, तो ऐसा बार बार करने से बच्चे जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। बच्चे क्या, आप बड़े व्यक्ति को भी बार बार किसी बात को दोहराओगे ना, बार बार ऐसा करो। जैसे आज की तारीख में आपको इस बात का पता है कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और संभवतः आप सब लोग उसका उपयोग भी करते होंगे। लेकिन किसी समझदार व्यक्ति को भी यदि कोई बार बार कहता है कि मास्क लगाओ मास्क लगाओ, तो वो क्या होता है, उससे अपने आप को परेशान महसूस करता है। उसको लगता है कि मुझे पता, मुझे लगाना, लेकिन मुझे बार बार क्यों कहा जा रहा है, फिर वो लगाने वाला भी नहीं लगाता है। मतलब ऐसा अक्सर होता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्य जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने का आदी नहीं है, और ये मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है कि वो सुनना पसंद नहीं करता है। जबकि समय के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति किसी तरह के कोई विचार को प्रकट करता है तो वो सुने। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि बार बार मूल्यों की बात करके यदि आप बालकों में नैतिक विकास करना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट है युग पुरुषों की कहानियां सुनाकर। युग पुरुषों की यानी कि महापुरुष, युग पुरुष का मतलब किसी युग में हुआ ऐसा व्यक्ति जिसको आज भी हम याद करते हैं, वो अपने आप में महापुरुष होते हैं। आप बालकों को महापुरुषों की कहानियां सुना करके उनमें नैतिक विकास करना चाहें तो ऐसा भी संभव नहीं है। दरअसल ऐसा संभव क्यों नहीं है, क्योंकि उन कहानियों को सुना करके जब आप बालकों में नैतिक विकास की दिशा देना चाहते हैं तो बालक सोचते हैं कि पता नहीं वो तो कितना बड़ा व्यक्ति था, कितना महान था, इसलिए उसने ऐसा कर लिया, हम तो शायद ऐसा नहीं कर पाएंगे। कुछ व्यक्ति सोचते भी हैं तो उनके उस जमाने के व्यवहार में और आज के व्यवहार में अंतर पाते हैं, क्योंकि समय के साथ में परिस्थितियां बदल रही है और वो परिस्थितियां बदलने के कारण सब कुछ क्या है, बदला बदला सा महसूस होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी बालकों में युग पुरुषों की कहानियों के माध्यम से संभव नहीं है कि आप पूर्ण रूप से उनमें नैतिक मूल्यों को डेवलप कर दें। देवीय शक्तियों की कहानियां सुनाकर आप कितनी देवी देवता की कहानियां सुना दो, बालक जो है उनको भी काल्पनिक ही मानता है और किसी भी हाल में उसको समझने का प्रयास वो नहीं करता है। लेकिन यदि मित्रों आप स्वयं के अंदर उस प्रकार के आचरण हैं, आप खुद एक अभिभावक या फिर शिक्षक के रूप में हैं और आप खुद एक ऐसे आचरणों को अपनाते हैं, तो बालक उनसे निश्चित रूप से प्रभावित होता है और बालक उनसे प्रभावित होकर के 100% उस प्रकार के आचरण करता है। जब वो खुद उस प्रकार के आचरण करता है व्यक्ति, तो बालक जो है वो भी उस प्रकार के आचरण करने में निश्चित रूप से सकारात्मकता को दर्शाते हैं और बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। नेक्स्ट है ये प्रश्न देखिए, विकास में मनोभौतिक एकता से अभिप्राय है मन और शरीर का विकास, आत्मा और हड्डियों का विकास, हृदय और मन का विकास, आत्मा और मांसपेशियों का विकास। क्या है इसमें, क्या आंसर हो सकता है? क्या हो सकता है इसमें? देखिए, मन और शरीर का विकास होगा, आत्मा और हड्डियों का विकास होगा, हृदय और मन का विकास होगा, आत्मा और मांसपेशियों का विकास होगा। तो ये अपने आप में एक ऐसा प्रश्न है, अपने आप में एक ऐसा विचार है जिस विचार को हम ध्यान से देखेंगे तो मनोभौतिक एकता, इस शब्द पर गौर करना है। प्रश्न आया हुआ परीक्षा में, मनोभौतिक एकता, और ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया, ये भी आपको ध्यान रखना, तो आपको भी पूछा जा सकता है। तो क्या इसके अंदर होगा? देखो, बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रकार से इसमें जवाब आ रहे हैं। आर बी कुशवाहा,
संजू, पुष्पेंद्र आर्य, गीता, वीरेंद्र कुमार मीणा, ज्वाला, पिंकी, गजेंद्र, नवनीत महावर, रवि सैनी, चित्रा, आरएस शोदा, राकेश, आप सबने इसका सही जवाब दिया है। यहाँ पर भी जवाब देने की स्थिति है कि लगभग 70% लोग सही जवाब दे रहे हैं और 30% लोग जो है इसमें गलत जवाब दे रहे हैं, जबकि प्रश्न बहुत आसान है। मनोभौतिक एकता, मन का मतलब मन से होगा, भौतिक का मतलब शरीर से होगा। मन का मतलब मन से और भौतिक, शरीर हमारा भौतिक तत्वों से बना हुआ है, जल, वायु, प्रकाश, मिट्टी, इस तरह के जो भौतिक तत्व उन्हीं से तो हमारा शरीर बना है। उसमें हमारा जो जीव होता है, हमारी जो आत्मा होती है, वो हमें सजीव बनाए रखती है। यही तो वजह होती है कि जब आत्मा निकल जाती है, जीव निकल जाता है, तो उसके बाद में शरीर मृत हो जाता है, वो मिट्टी के समान होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, शरीर और मन, इनके विकास को, शरीर का विकास हो और मन का विकास हो, इसको बोला जाता है मनोभौतिक विकास। तो मनोभौतिक विकास का मतलब है मन और शरीर का। यहाँ पर आत्मा और हड्डियों का, केवल हड्डियाँ भी हम बात करें तो भौतिक है, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण भौतिकता हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, हड्डियाँ उसका एक पार्ट है। इसी प्रकार से हृदय इसके अंदर भौतिक है, लेकिन ये भी हमारे शरीर का एक पार्ट है। मांसपेशियाँ भौतिक है, लेकिन ये भी हमारे शरीर का एक पार्ट है। यहाँ पर शरीर महत्वपूर्ण होने के कारण मन और शरीर का विकास होगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, बालक में चारित्रिक विकास के स्तर हैं। बालक में चारित्रिक विकास के स्तर हैं। एक बालक में चरित्र से संबंधित जो विकास होता है उसके स्तर क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक, इनाम सजा, सोशियोलिज्म, उपर्युक्त सभी। इनमें से क्या क्या ऐसे हैं जो चारित्रिक विकास में योगदान देते हैं? क्या हो सकता है इसमें से? एकदम सही आंसर क्या हो सकता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। बालक में चारित्रिक विकास के स्तर क्या क्या हो सकते हैं? तो सुखराम ने पहली बार सही जवाब दिया है। सुरेंद्र कुमार का सही जवाब है। पूजा सेन और पिंकी मीणा का सही जवाब है। सल्लाउद्दीन, गोपाल मेघवाल, राधेश्याम, धर्माराम और रेखा कुमावत ने सही जवाब दिया है। कल्पना और अशोक बराला का सही जवाब है। देखो इसमें भी 50% लोग सही जवाब दे रहे हैं और 50% लोगों का जवाब गलत है। यहाँ पर देखना अपने को मूल प्रवृत्त्यात्मक, सबसे पहले है मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्तियों से संबंधित व्यवहार। एक व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है, उन मूल प्रवृत्तियों से संबंधित जो व्यवहार होते हैं वो चारित्रिक विकास में योगदान देते हैं। निश्चित रूप से एक बालक के चारित्रिक विकास के अंदर मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। मूल प्रवृत्तियाँ जैसी व्यक्ति में पाई जाती है, उनसे संबंधित कोई संवेग होता है। उन संवेगों पर जो व्यक्ति जितना नियंत्रण कर पाता है उसका उसी प्रकार का चरित्र बनता है। इसलिए मूल प्रवृत्तियाँ निश्चित रूप से हमारे चरित्र के विकास में योगदान देती है। इनाम और सजा, बिल्कुल, इनाम सही कार्य करने पर व्यक्ति को जो इनाम मिलती है तो व्यक्ति उसी प्रकार के चरित्र को दोहराता है, उसी प्रकार के कार्य को वो फिर से करता है। और यदि किसी व्यक्ति ने गलत काम किया तो गलत काम करने पर उस व्यक्ति को सज़ा दी जाती है। तो जब सज़ा दी जाती है तो सज़ा मिलने से वो व्यक्ति दोबारा उस कार्य को नहीं दोहराता है। इसी प्रकार से सोशियोलिज्म, सामाजिक वातावरण जो होता है, सोसाइटी में रहने से संबंधित हमारा व्यवहार होता है, तो वो भी एक बालक के चारित्रिक विकास को एक नई गति प्रदान करता है। हम जैसे सामाजिक वातावरण में रहते हैं वैसा ही हमारा चारित्रिक विकास होता है। इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो गया? उपर्युक्त सभी। ये सभी वो स्तर हैं, ये सभी वो तरीके हैं
जिनके द्वारा बालक में चारित्रिक विकास को हम जन्म दे सकते हैं। शरीर मरता है, जीव अमर रहता है, ये विचार है। शरीर मरता है और जीव अमर रहता है, ये विचार है। इस तरह का विचार किसके द्वारा दिया गया था, ये अगर आपके मस्तिष्क में आता है तो फाइनली आप इस मंजिल पर पहुंच जाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वंशक्रम होगा, वातावरण होगा, निरंतरता होगी या जनन द्रव्य होगा। जीव अमर रहता है और शरीर मरता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मनीषा शर्मा ने इसका अब तक सही जवाब दिया है। मनीषा शर्मा के बाद आगे अभी तक एक का भी जवाब सही नहीं आया है। देखो, इसमें 5% लोग सही जवाब दे रहे हैं और 95% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान। उसके बावजूद भी 95% लोगों का जवाब गलत है। फिर एक प्रदीप कुमार और चंद्रपाल सिंह ने सही जवाब दिया। अब तक के जो जवाब आए उनमें 3-4 लोगों के जवाब सही मिले। 5% मैंने और ज़्यादा बता दिया कि 5% लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी ये रेस और भी कम हो सकता है। दोस्तों, शरीर मरता है, जीव अमर रहता है, ये बीजमैन का सिद्धांत है। बीजमैन का सिद्धांत है। बीजमैन ने अपना सिद्धांत जो दिया था ये वंशक्रम के लिए दिया था, वंशक्रम के लिए सिद्धांत दिया था। और इन्होंने कहा था कि वंशक्रम के आधार पर माता पिता से जो जीव है वो संतानों में आ जाता है और फिर संतानों से आगे के क्रम में वो बढ़ता रहता है। तो वंशक्रम के अनुसार हमारा जीवन सतत रहता है। वंशक्रम के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपना जीवन बना रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा जीवन बना रहता है उसके अंदर उन लोगों का अंश पाया जाता है जो हमारे पूर्वज होते हैं। ये विचार दिए गए थे बीजमैन के द्वारा चूहों पर प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर मूल बात जो ना ये विचार है, ये वंशक्रम का विचार है भाई। वंशक्रम के आधार पर ऐसा होता है कि जीवन अमर रहता है, जीव अमर रहता है, केवल शरीर मरता है। बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी शरीर मरते रहते हैं और आगे की पीढ़ी के लोग जिंदा बने रहते हैं। इस प्रकार जीवन अमर है या जीव अमर है, किसकी वजह से है भाई? वंशक्रम की वजह से है। तो ध्यान रखना, इसमें ज़्यादातर लोगों ने क्या किया? जनन द्रव्य जवाब दिया। जनन द्रव्य जो है ये विचार थोड़ी है। जनन द्रव्य तो एक तत्व है जिसकी वजह से जीवन आगे से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन विचार क्या है? वंशक्रम का विचार है। यहाँ विचार केवल दो ही है, वातावरण और वंशक्रम। ये दो विचार है ही नहीं। विचार तो केवल यहाँ पर वंशक्रम और वातावरण है, तो वंशक्रम इसका सही विचार होगा। नेक्स्ट, खेलने की गतिविधियां सबसे समीपस्थ संबंध रखती है। खेलने की गतिविधियां सबसे समीपस्थ संबंध रखती है। खेलने की गतिविधियों का इनमें सबसे नज़दीकी से संबंध किसके साथ में होगा? कौन सा ऐसा व्यवहार है जिसके साथ में खेलने की गतिविधियों का सबसे नज़दीकी से संबंध होगा? शिक्षा से, कल्पना से, लेखन से, उपयुक्त सभी से। खेलने की गतिविधियों का सबसे समीपस्थ संबंध किससे रखती है? शिक्षा से, कल्पना से, खेलने से, उपयुक्त सभी से। तो बहुत आसान सा प्रश्न है ये भी, इसका भी जवाब आप बिल्कुल सरलतापूर्वक दे सकते हैं। अब तक जो है इसका सही जवाब दिया है तनुज जाखड़ ने, सरोज मीना ने सही जवाब दिया है, ममता गोदारा का सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट बजरंग लाल ने इसका सही जवाब दिया है। यहाँ पर भी स्थिति ये है कि लगभग 20% लोग सही जवाब दे रहे हैं, 80% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। केवल 20% लोगों का सही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इस प्रश्न को या तो ध्यान से नहीं पढ़ा और या फिर हम उस तह तक नहीं पहुंच पाए। दरअसल खेलने की गतिविधियां जो होती है उसका इनमें से सबसे नज़दीकी संबंध किससे होगा? सबसे नज़दीकी संबंध शिक्षा से
नहीं हो सकता और लेखन से नहीं हो सकता। जब बालक खेल रहा है और खेलने के समय उस बालक को इन कार्यों में से किसी विशेष कार्य के बारे में हम सोचें, विचार करें, तो खेलते समय 100% उसमें क्या होगी भाई, कल्पना होगी। खेलने शुरू करने से पहले आदमी कल्पना करता है मैं जीतूंगा, खेलते समय वो कल्पना करता है मैं ऐसा करके ऐसा कर लूंगा, और तभी तो वो किसी गतिविधि को अपनाता है। खेलते समय प्रतिपल कोई भी बालक या व्यक्ति जब किसी गतिविधि को अपनाता है तो वो अपनाता है कल्पना से। पहले उसकी कल्पना मस्तिष्क में होती है, वो कल्पना उसको किसी व्यवहार को करने के लिए मजबूर करती है और इस वजह से वह बालक उस खेल के समय कल्पना से परिपूर्ण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी गतिविधि में, किसी भी प्रकार की गतिविधि में विशेष रूप से जब बात खेलने की आती है तो उस गतिविधि में बालक सबसे नज़दीक किससे गुजरता है, कल्पना से। कल्पना के बाद फिर आगे शिक्षा और लेखन से हो सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगा लिया होगा कि खेल एक विधि है शिक्षा के लिए, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वो शिक्षण के लिए है। खेल विधि शिक्षण के लिए और शिक्षण के बाद आगे का स्टेप शिक्षा होता है। तो यहाँ पर कल्पना इसका होगा, ये भी प्रश्न आया हुआ परीक्षा में, तो गलत नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यवहार की प्रत्येक विशेषता संबंध रखती है। बालक के व्यवहार की प्रत्येक विशेषता संबंध रखती है। बालक के व्यवहार की प्रत्येक विशेषता किससे संबंध रखती है, वंशक्रम से, वातावरण से, एवं भी दोनों से, विकास की दिशा से। तो किससे संबंध रखती है, इसका क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। उम्मीद करता हूं कि ये तो बहुत आसान प्रश्न है और सरलतापूर्वक इसका जवाब आप दे पाएंगे। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो है इसके जवाब को देने में भी भ्रमित हो रहे हैं। बहुत आसान प्रश्न है। बालक में वंशक्रम से संबंधित उसका कुछ व्यवहार होता है और वातावरण से संबंधित उसका व्यवहार होता है। अरे बीजमैन ने जनन द्रव्य का सिद्धांत दिया, लेकिन उसका विचार जनन द्रव्य नहीं है भाई, उसका विचार वंशक्रम है। सिद्धांत दिया किस क्षेत्र में, वंशक्रम में। वातावरण का सिद्धांत है या वंशक्रम का सिद्धांत है। जब आपको उसके बारे में बताया है कि वो वंशक्रम का सिद्धांत है, इसलिए वहाँ राइट आंसर वंशक्रम होगा। वंशक्रम शब्द नहीं होता तो फिर निरंतरता होती, निरंतरता नहीं होती तो फिर जनन द्रव्य होता। एक ही जगह अपनी सुई को गाड़ के मत रखो, ये साइकोलॉजी है, इसके अंदर एक ही जगह सुई को गाड़ के रखोगे तो न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। रटंत विद्या से काम नहीं चलता है। यहाँ पर यहाँ हर बात समझनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है। तो ये उसका उत्तर वंशक्रम ही होगा, बार बार भ्रमित नहीं हो। तो यहाँ पर देखो, बालक का जो व्यवहार होता है उसकी विशेषताएं कुछ वंशक्रम से जुड़ी होती है, कुछ वातावरण से जुड़ी होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं बालक के जो माता पिता के अनुसार ही करता हो। माता पिता की जैसी मानसिकता होती है काफ़ी हद तक बालक की भी होती है। कई व्यवहार ऐसे होते हैं जो वो अपनी वंश परंपरा के अनुसार उनको स्वतः अपना लेता है, जैसे व्यावसायिक प्रकार के व्यवहार हैं या और कई प्रकार के व्यवहार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बालक का जो व्यवहार होता है वो इन दोनों से प्रभावित होता है, वंश क्रम से भी प्रभावित होता है और वातावरण से भी प्रभावित होता है। तो यहाँ आपको ये स्मरण रखना है कि बालक के व्यवहार की प्रत्येक विशेषता का संबंध किससे होता है, उसकी प्रत्येक विशेषता का संबंध होता है वंश क्रम और वातावरण से। अगला और 15वां प्रश्न है, शक्ति सिद्धांत के अनुसार बालक में अतिरिक्त शक्ति पैदा होती है किससे। शक्ति सिद्धांत के अनुसार बालक में अतिरिक्त शक्ति पैदा होती है किससे होती है, बुद्धि से, स्मरण से, शिक्षा से, खेल से। शक्ति सिद्धांत के अनुसार बालक में अतिरिक्त शक्ति किससे पैदा होती है। कोई भी व्यक्ति किसी अतिरिक्त शक्ति को प्राप्त करता है
तो वो शक्ति उसमें किस प्रकार से आती है। आपको ऐसे समझना है कि एक बालक जब विकास को प्राप्त करता है तो उस विकास के अंदर इनमें से जिसका ज़्यादा बड़ा योगदान होता है वो क्या हो सकता है और किस प्रकार से हो सकता है, ये समझ हमारे अंदर इसको लेकर के होनी चाहिए। अगर ये समझ हमारे अंदर है तो हम इसका सही जवाब दे सकते हैं। आप इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति में बुद्धि होगी तो वो विकास को कैसे प्रभावित करेगी। स्मरण जो है वो किसी विषय वस्तु का, किसी बातचीत का, तो वो कैसे प्रभावित करेगा। शिक्षा से बालक जो है उसमें किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा और खेल से किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है एक, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ये अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये कहता है कि सामान्यतया विकास प्रत्येक बालक के द्वारा किया जाता है। सामान्यतया विकास जो है प्रत्येक बालक के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रत्येक बालक के द्वारा किया जाने वाला जो विकास है उस विकास में कुछ गतिविधियां ऐसी होती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि जो परिस्थितियां बालक को किसी विशेष दिशा के लिए योगदान देती है, और विशेष दिशा के लिए जो योगदान देती है वो बालक में विशेष विकास को प्रदान करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताएं जो है कम हैं, तो आपको पता है वो किसी भी व्यवहार को कम ही ग्रहण कर पाएगा, और जब किसी भी व्यवहार को वो कम ही ग्रहण कर पाएगा तो फाइनली ये मान के चलिए कि उस बालक का जो व्यवहार होगा वो व्यवहार अन्य बालकों की अपेक्षा कमज़ोर होगा, और अन्य बालकों की अपेक्षा कमज़ोर होगा बौद्धिक क्षमताएं कम होने पर, तो उसके विकास पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और बौद्धिक क्षमताएं अच्छी है तो उसका व्यवहार अच्छा होगा अन्य बालकों से, तो वो उसके विकास के अंदर प्रभाव को दर्शाएगा। तो यहाँ अपने को ध्यान में रखना है, बुद्धि व्यक्ति का एक ऐसा पावर होता है जो बालक में अतिरिक्त शक्ति को प्रदान करता है। बालक में अतिरिक्त शक्ति को, यानी कई काम ऐसे होते हैं जो हम शरीर की शक्ति से नहीं कर पाते, लेकिन हमारी बुद्धि की शक्ति से उस काम को हम कर लेते हैं। बौद्धिक क्षमताएं जो होती है बालक की, वो अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती है। कई कामों को करने के लिए बड़े बड़े काम एक छोटा सा व्यक्ति कर सकता है, बशर्ते उसमें बुद्धि अच्छी है। एक काफ़ी लंबे चौड़े बड़े शरीर का व्यक्ति नहीं कर पाता यदि उसमें बुद्धि कम है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दिए गए विकल्पों में बुद्धि जो होती है वो बालक में अतिरिक्त विकास को जन्म देती है। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। खुश मिजाज होना, सामाजिक होना, संवेग स्थिर होना, सकारात्मक होना। यानी एक बालक है जो ऊर्जावान है और मित्रवत व्यवहार करता है, हमेशा सकारात्मक व्यवहार करता है। तो सकारात्मक व्यवहार करने वाला कोई भी बालक है, उस बालक में कौन से लक्षण नहीं होंगे? खुश मिजाज होने का, सामाजिक होने का, संवेग स्थिर और सकारात्मक। कौन सा नहीं होगा ये इसमें आपको देखना है। सामान्यतया आप लोगों के द्वारा इसके लिए जो विचार दिए जा रहे हैं उसके अनुसार अलग अलग तरह से अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग इसमें सही विचार दे रहे हैं, कुछ लोग इसके अंदर गड़बड़ विचार दे रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा अपने को नहीं सोचना भाई। खुश मिजाज कोई भी व्यक्ति है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा खुश रहता है, सदैव प्रसन्नचित रहता है, सदैव प्रसन्नचित रहता है। और सदैव कोई भी व्यक्ति प्रसन्नचित रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऊर्जावान रहेगा। दूसरे नंबर पर सामाजिक, जो सामाजिक व्यवहार करना जानता है, समाज में जीना जानता है, समाज में व्यवहार करना जानता है, तो वो व्यक्ति भी क्या होगा भाई? अच्छा व्यक्ति होगा, ऊर्जावान मित्रवत व्यवहार करेगा। और जो पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति है, सकारात्मक एनर्जी वाला व्यक्ति, वो भी सदैव सही व्यवहार करेगा। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? ऊर्जावान मित्रवत बालक होगा। लेकिन जो संवेग अस्थिर है, संवेग अस्थिर का मतलब है जिसमें संवेग का कंट्रोल नहीं है। कभी संवेग आते हैं, कभी जाते हैं, कभी क्रोध आ गया अचानक से, कभी क्रोध गायब हो गया,
तो इस तरह के जो बालक होते हैं जिनमें संवेग स्थिर नहीं होते, वे बालक जो है ऊर्जावान मित्रवत बालक नहीं हो सकते। तो ये इसका लक्षण नहीं है। बाकी ए, बी और डी ऐसे बालकों के लक्षण होते हैं। गर्भधारण के समय सहयोग करता है। गर्भधारण के समय सहयोग करता है। इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गर्भधारण के समय सहयोग करता है? रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एक्सीटोसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गर्भधारण के समय सहयोग करता है? बहुत आसान प्रश्न है और उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब भी दे पाएंगे। निश्चित रूप से आपका इसमें सही जवाब भी मिलेगा। ठीक है, क्या हो सकता है भाई इसमें से? रिलैक्सिन हार्मोन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, एक्सीटोसिन होगा या ऑक्सीटोसिन होगा? यहाँ पर देखो, ज़्यादातर लोगों का जवाब जो है इसमें आगे पीछे हो रहा है, पर आपको ध्यान होगा कि गर्भकाल के दौरान 3 हार्मोन मुख्य रूप से काम करते हैं। पहले नंबर पर जो रिलैक्सिन हार्मोन है, ये जनन के समय योगदान करता है। जनन के समय, जैसा कि क्लास में आपको बताया गया था कि जनन के समय ये हार्मोन क्या करता है, जनन नाल को बड़ा कर देता है, जिससे आसानी से प्रसव संभव होता है। तो वहाँ पर ये योगदान देता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये गर्भधारण में योगदान देता है। गर्भधारण के समय जो हार्मोन योगदान देता है वो कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। और एक्सीटोसिन कोई हार्मोन नहीं होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? जनन से पूर्व गर्भ की दीवारों में संकुचन पैदा करता है और जनन की परिस्थितियों को जन्म देता है। तो ये जनन की परिस्थितियों को जन्म देता है, परिस्थितियों को जन्म देता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने को ध्यान में रखना है यहाँ पर कि गर्भधारण के समय सहयोग करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट है, गर्भकाल से संबंधित नहीं है। इनमें से कोई एक ऐसी अवस्था है जिसका संबंध गर्भकाल से नहीं है। कौन सी अवस्था ऐसी है जिसका संबंध गर्भकाल से नहीं है? बीजावस्था, भ्रूणावस्था, अडिम्बा अवस्था और डिम्बा अवस्था। कौन सी ऐसी अवस्था है जिसका संबंध जो है गर्भकाल से नहीं है? बहुत आसान प्रश्न है और संभवतः इसका जवाब भी आप लोग दे सकते हैं, दे पाएंगे कि कौन सी अवस्था जो है गर्भकाल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमें इस बात का स्मरण रहे कि सबसे पहले नंबर पर जो बीजा अवस्था होती है ये गर्भधारण से लेकर के 2 सप्ताह तक होती है। गर्भधारण से लेकर के 2 सप्ताह तक जो अवस्था होती है उसको हम बीजा अवस्था कहते हैं। उसके बाद में जो 2 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह बाद से 2 माह तक की अवस्था रहती है उसको भ्रूणावस्था के नाम से जानते हैं। और डिम्बा अवस्था जो है ये प्रारंभिक अवस्था के रूप में जानी जाती है, लेकिन हडिम्बा नामक कोई अवस्था नहीं होती है। हडिम्बा नामक कोई भी अवस्था नहीं पाई जाती है। तो गर्भकाल से किस अवस्था का संबंध नहीं है? तो हडिम्बा नामक अवस्था का कोई संबंध नहीं है। अगला हमारा प्रश्न इसमें है, देखो, विकास कौन सा परिवर्तन होगा? विकास कौन सा परिवर्तन होगा? एक बालक में जो विकास होता है वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो विकास कौन से प्रकार का परिवर्तन होता है, इसके लिए यदि हम बात करें तो वुडवर्थ नामक विद्वान के विचारों के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। वुडवर्थ ने कहा है विकास वंश क्रम एवं वातावरण का गुणनफल है।
विकास वंशक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। गुणनफल होने का मतलब गुणात्मक, गुणनफल होने का मतलब गुणात्मक है। इसका मतलब ये हुआ कि विकास कौन सा परिवर्तन है, गणनात्मक, रचनात्मक और दृष्टयात्मक, ये तीनों नहीं है बल्कि क्या है भाई, गुणात्मक है। वंशक्रम और वातावरण के गुणात्मक स्वरूप के आधार पर ही एक बालक का डेवलपमेंट होता है, एक बालक का विकास होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर आपको प्रश्न पूछा जाए, उस समय विकास में होने वाले परिवर्तनों के स्वरूप को समझने का प्रयास किया जाए तो वहाँ पर आपको बताना है कि विकास हमेशा क्या होता है, गुणात्मक होता है, क्योंकि वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है बाल्यावस्था के संदर्भ में कि बाल्य अवस्था के पिता हैं, बाल्य अवस्था के पिता हैं जेबी वॉटसन, स्टैनली हॉल, पियाजे और फ्राइड, बाल्य अवस्था के पिता हैं। तो यहाँ पर देखो, आप लोगों को पता है बालक के विकास को लेकर के, बालक के विकास को लेकर के जब चर्चा की जाती है तो बालक के विकास की चर्चा में विशेष रूप से बाल्यावस्था और किशोरावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन दोनों के बारे में विशेष प्रकार की जो चर्चा की गई है या विशेष प्रकार का इन दोनों के बीच में क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे विकास होता है, इसका जो अध्ययन किया गया है वो किया गया है स्टैनली हॉल के द्वारा। यानी स्टैनली हॉल वो विद्वान थे जिन्होंने इन अवस्थाओं का विशेष रूप से अध्ययन किया है। हालांकि इन्होंने किशोरावस्था को लेकर के तो एडोलेसेंस नामक पुस्तक लिखी है और किशोरावस्था के लिए तो किशोर मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी ये जाने जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ बाल्यावस्था के संदर्भ में भी इनके जो विचार हैं वो अविस्मरणीय हैं। इनके द्वारा दिए गए विचार अपने आप में एक प्रमुख विचार हैं। इसीलिए बाल्य अवस्था के या बाल्य अध्ययन के या बालक के अध्ययन के, यहाँ पर इसका मतलब आपको ध्यान रखना, बालक के अध्ययन के, एक अभिप्राय हम इस तरह भी लगा सकते हैं कि बालक का जो संपूर्ण अध्ययन होता है जन्म के बाद का, शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वहाँ तक के संपूर्ण अध्ययन में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो स्टैनली हॉल की है। इसीलिए इनको बाल्य अध्ययन का यानी बालक के अध्ययन का क्या माना जाता है, पिता माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न और इन सभी प्रश्नों का संबंध था बाल विकास से। कल से हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों से संबंधित प्रश्नों को लेकर के, और आप सभी लोगों का ध्यान जो होता है वो कमेंट्स पर ज़्यादा और प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको समझने पर कम होता है। तो इसको थोड़ा सा बदलिए, जितना आप व्यवहार को बदल पाएंगे उतना ही सकारात्मक परिणाम आपका निश्चित रूप से आएगा। इसी आशा के साथ में अभी हम लेते हैं विदा। मिलते हैं कल सुबह फिर 8:15 बजे नए प्रश्नों के साथ में। धन्यवाद।